आज देख रहे हैं न्यूज नेशन का एग्जिट पोल। हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल, वो आंकड़े जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि इन तीन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार अभी तक चला रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद दोबारा न आए। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं क्योंकि ये न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में सामने आता दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में वोट परसेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39% वोट परसेंटेज जा सकता है, कांग्रेस के खाते में 44, अन्य के खाते में 13 और नोटा 4% मतदान प्रतिशत हो सकता है। इसके आधार पर अगर सीटों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 98 से लेकर 93 सीट के बीच में रह सकती है, जबकि कांग्रेस 99 से लेकर 103 सीटों के बीच में रह सकती है। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं, यानी कि कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बना सकती है। यह अभी तक पहला। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। यहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज 40% हो गया है। कांग्रेस ने शानदार वापसी की है, 39% वोट परसेंटेज एग्जिट पोल में मिलता हुआ दिख रहा है। अदर के खाते में 40 और नोटा एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इस वोट परसेंटेज में फेरबदल का, जो अभी 7% हमारे एग्जिट पोल में निकल कर आ रहा है। अगर इसको हम वोट परसेंटेज को सीटों में तब्दील करें तो मध्य प्रदेश में स्थिति बीजेपी की अच्छी नहीं है। सरकार उसके हाथों से, सत्ता उसके हाथों से जाती हुई दिख रही है। 108 से 112 और कांग्रेस 105 से 109। भले ही कांटे का मुकाबला हो, लेकिन जिस तरह से अन्य के खातों में 11 से 15 सीटें जो है वो जा रही हैं और वोट परसेंटेज में मार्जिन जो है बहुत कम है, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छे संकेत बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से भी नहीं आ रहे हैं। और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के सरकार को लेकर भी असंतोष शायद दिखाई दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में 41% मतदान फीसदी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38% और अजीत जोगी और बीएसपी के गठबंधन में 13% मतदान प्रतिशत और अन्य के खाते में 4 और नोटा यहां पर 4% बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसे आप सीटों में तब्दील कर दें तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 38 से 42 सीटों तक रह सकती है। कांग्रेस के खाते में 40 से 44 सीटें जा सकती हैं। जेसीसी गठजोड़ के खाते में 4 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर भी कांग्रेस की बढ़त बन सकती है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, इसके आसार बन सकते हैं। और आइए बात करते हैं तेलंगाना की, जो कि अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। और तेलंगाना का एग्जिट पोल अब आपके स्क्रीन पर है। तेलंगाना में हमारा यह अनुमान है कि तेलंगाना में जो सीटें मिल रही हैं उसमें टीआरएस को 53 से 57 सीटें मिल सकती हैं। 53 से 57 सीटें टीआरएस को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठजोड़ के खाते में 51 से 55 सीटें जा सकती हैं। यहाँ चंद्रबाबू नायडू को भी, उनकी पार्टी को, टीडीपी को भी हम कांग्रेस के साथ जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार यानी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें यहां पर मिली हुई थी। और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को 3 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएमएम ने सिर्फ 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और अन्य के खाते में अधिकतम 5 सीटें जा सकती हैं। तो यानी कि टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन क्या सत्ता की चाबी कांग्रेस और टीडीपी के हाथ में रहेगी, यह कहना अपने आप में असंभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कांटे का मुकाबला यहां पर जिस तरह से बन रहा है, मतदान के समय शायद परिस्थितियां अलग होती हुई दिखाई दें। इसके साथ साथ आइए अब मिजोरम की भी हम आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे। मिजोरम में जो स्थिति आती दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहां पर अपनी सरकार अगली बार नहीं बना पाएगी। हमारे एग्जिट पोल के आधार पर यह आंकड़ा निकल कर आ रहा है। एमएनएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 16 से 20 सीटें यहां पर एमएनएफ को मिल सकती है, जो कि पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन है। कांग्रेस 10 से 14 सीटों तक से बच सकती है। जेपीएम, जिसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है कांग्रेस पार्टी को, वो अधिकतम 9 सीटों पर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना खाता खोल सकती है, जो कि पिछले बार नहीं खोल पाई थी, और 4 सीटें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। यानी कि मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां पर अब शायद कांग्रेस अपनी सरकार न बना पाए, ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और आइए हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ एक बार फिर करा दें। श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी जी जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, उर्मिलेश जी, राजेश बादल जी, कुछ ही देर में एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद जोशी जी और रामशरण जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। श्याम जाजू जी, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कहते थे 5-0, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के आधार पर कम से कम यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद बनने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, इसकी परिस्थितियां न के बराबर दिख रही हैं, अन्यथा कि आप टीआरएस के साथ गठजोड़ कर लें। मिजोरम एक ऐसी जगह है जहां गठजोड़ के साथ आप अपनी सत्ता बना सकते हैं। तो क्या इसे आप अपने पक्ष का मतदान कहेंगे?
पिछले बार के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों चुनाव में जिस प्रकार की बढ़त वन साइडेड वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ था, सभी के सभी सांसद राजस्थान में हमारे थे, 165 सीटें हमने जीती थी जी। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति थी, तो स्वाभाविक रूप से उससे आगे तो बढ़ने की स्थिति थी नहीं। इस बार हम अपने पार्टी के काम के आधार पर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका एग्जिट पोल कुछ भी कहे, तीनों राज्यों में हम सरकार में रिपीट कर रहे हैं। लोगों में प्रचार के दौरान जिस प्रकार का उत्साह हमने देखा है जी। और केंद्रीय नेताओं के सभाओं में जिस प्रकार से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है हाँ, सीटें कम ज्यादा हो सकती है, पर तीनों आपने जाजू जी केंद्रीय नेताओं का जिक्र किया, वापस सत्ता में तो नतीजे जो आएंगे वो केंद्रीय नेतृत्व के सरमाथे रहेंगे या फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी? हर चुनाव का अपना एक मैसेज होता है। ये चुनाव स्वाभाविक रूप से स्थानिक मुद्दों पर होता है, स्थानिक सरकार के परफॉर्मेंस पर होता है, उम्मीदवारों के चयन पर होता है। ये सभी बातें उसमें पकड़नी पड़ती है। केंद्र का चुनाव तो केंद्र का होता है, पर स्वाभाविक रूप से केंद्र के लोग भी इस चुनाव में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, और ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये सौंदर्य है लोकतंत्र का। सभी जगह सब लोगों ने जाना ही चाहिए। नहीं, जब लोकसभा चुनाव महज 6 महीने दूर हो और ऐसे में नतीजे अगर आपके हक में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं? चिंता की बात नहीं है। हमें भी मालूम था कि पिछले टाइम हमने इतनी सीटें ले ली थी, कांग्रेस की इतनी जबरदस्त पीछेहट हुई थी, उसके आधार पे उतनी सीटें तो अब इस बार नहीं मिलेगी। आखिर 15-15 साल जिन राज्यों में हम सरकार, तो यानी कि आपको यह लग रहा है कि सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन सत्ता में आप जरूर वापस आएंगे। श्याम जाजू जी, राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पूरी तरीके से आशान्वित है और मुझे लगता है कि हमारे एग्जिट पोल से शायद आप बहुत इत्तेफाक न रखें, क्योंकि आप यही कहेंगे कि कांग्रेस कम से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अपनी सरकार बनाएगी ही। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में आपकी सरकार बनने के पूरे आसार हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। मध्य प्रदेश में आपकी बढ़त है और छत्तीसगढ़ में भी बढ़त है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या बढ़त आपके लिए काफी है? क्या आप रिकवरी से संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि अगर सरकारें नहीं बनेंगी तो ये रिकवरी अपने आप में बहुत मायने नहीं रखेगी। अजय जी और पिनाक जी, आप दोनों एंकर्स का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं 3 बिंदु अपनी बात रखता हूं। पहला बिंदु तो यह है कि मोदी जी 70 साल में पहले प्रधानमंत्री हुए, जो विकास पुरुष हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें बढ़त भी नहीं मिलनी चाहिए थी, हम तो बराबर भी नहीं आने चाहिए थे। इसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को 5-0 करना चाहिए और मैं स्वागत करूंगा यदि भारतीय जनता पार्टी 5-0 करेगी। और मैं अगले दिन जब 11 तारीख को डिबेट करेंगे तब कहूंगा इस बात को कि वह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 के चुनाव में जिस वक्त हम हारे थे तो ये कहा जाता था कि केंद्र सरकार की विफलता है, तो अब मायने क्यों बदल रहे हैं आप? और मैं विगत 6 महीनों से एक बात को कह रहा हूं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में निकले तो सही, क्योंकि लोग अब पूछना चाहेंगे कि अच्छे दिनों का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 100 नई स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, किसान के दाम का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम का क्या हुआ। तो हम तो चाहते हैं मोदी चुनाव प्रचार में निकले, लेकिन मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है जैसे मोहल्ले में 2 पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी होता है पूरे मोहल्ले को सजा के रखता है, बेहतर करता है मोहल्ले को, एक पड़ोसी करता कुछ नहीं, सिर्फ बराबर वाले पड़ोसी को कोसने का काम करता है। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, एक साथ कई सारे आरोप यहाँ पर लगा दिए हैं और मुझे लगता है कि श्याम जाजू जी को इसका जवाब देना चाहिए। श्याम जाजू जी, क्या आज यही स्थिति है? मैं जवाब दे दूं, मैं भी पूरे राज्यों में तो बोल दूं, राज्यों में तो बोल दूं, अभी तो मोदी जी पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या तरक्की की है, देश की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ी है, देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, देश कैसे विकसित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना विकास किया है, ये पूरा देश जानता है। कितनी ट्रांसपेरेंसी कामों में आई है ये लोगों को मालूम है। केंद्र से गया हुआ पैसा पूरा लास्ट तक जा रहा है। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचा पा रहे हैं, आज किसकी हिम्मत नहीं है, एक भी करप्शन का मामला आगे आता नहीं है। श्याम जाजू जी, सब बातें लोगों में, श्याम जाजू जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। श्याम जाजू जी, इसलिए श्याम जाजू जी, ये बहुत दूर नहीं है, एक छोटा सा निवेदन है, आने वाला है। नहीं, श्याम जाजू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब जीत होती है तो सेहरा सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व के सर पर होता है।
लेकिन स्पष्टता से आज बता दीजिए, जो सवाल पिनाज ने पूछा था वही सवाल दोबारा आपके सामने दोहराता हूं। लेकिन यह बताइए कि आज अगर वसुंधरा राजे की सरकार दोबारा बनती है तो सेहरा वसुंधरा राजे के ऊपर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? अगर शिवराज सिंह की सरकार दोबारा बनती है तो सेहरा किसके ऊपर? और इसी तरीके से रमन सिंह की बात। लेकिन अगर सरकारें नहीं बनती हैं तो फिर स्थानीय नेता की बात क्यों होगी? फिर वो केंद्रीय नेतृत्व पर टीका टिप्पणी क्यों ना हो? क्योंकि यही काम तो बीजेपी भी करती रही थी। और फिर अमित शाह जी की नीति, जो जिसे चाणक्य नीति का नाम दिया जाता है, उसकी विफलता क्यों ना माने? टीका टिप्पणी करने वाले तो कोई रोक नहीं सकता जी। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, तीनों राज्यों में हमने लीडरशिप प्रोजेक्ट की थी, रमन सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी और वसुंधरा राजे जी। तो स्वाभाविक रूप से तीनों के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। पार्टी जब लगती है तो पूरी एक केडर पार्टी है, केंद्र से लेकर स्थानिक नेता तक सब लोग मैदान में उतरते हैं। हाँ, जहां हमने नेतृत्व प्रस्तुत नहीं किया वहां पर ऐसी पार्टी की बात हो सकती है। हमने तो अपना पत्ता खोल दिया, कांग्रेस ने कोई नेता अपना घोषित नहीं किया था, हमने तीनों जगह पे अपने नेता घोषित किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तीनों पर अब नेता की बात हो रही है तो मुझे लगता है उर्मिलेश जी ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट रखी है, नेता सामने रखना या न रखना। प्लीज आप देखिए, ज्यादा समय आप बीजेपी को दे रहे हैं प्लीज। यार तो हम पे हमेशा लगते रहे, अभी श्याम जाजू जी को टोकेंगे तो फिर वो हमें बोल देंगे। राजीव त्यागी जी, आपको समय न दे ऐसा कोई एंकर हो सकता है क्या? इसलिए इस बात को तो मैं मानता ही नहीं। इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं। चलिए राजीव त्यागी जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उर्मिलेश जी ने अभी हमारे साथ लगातार चर्चा में, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। उर्मिलेश जी ने लगातार अपनी चर्चा में इस बात को सामने रखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नेता रखा तो ऐसे कई मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता सामने नहीं रखा। उर्मिलेश जी, मैं चाहता हूं कि आप अपना सवाल श्याम जाजू जी के लिए रखें और उसके बाद राजीव त्यागी जी आपके पास आते हैं। उर्मिलेश जी, नहीं देखिए, सवाल पूछने का मतलब नहीं है, वो उनकी अपनी राय है। एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इंडियन पॉलिटिक्स को कवर करते हुए पिछले 30, 32, 35 सालों से, वो ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में या देश स्तर पर भी जो चुनाव होते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग नेता पेश करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को कह रही है कि तुम नेता नहीं पेश कर सके, ये स्वयं नेता नहीं पेश करती रही है। बहुत बार ये स्वयं पेश करके हारती रही है। स्वयं दिल्ली में देखा, एक बहुत ही चमकदार नेता यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए पेश की गई, बुरी तरह हारी। न केवल हारी है पूरी पार्टी, बल्कि स्वयं हार गई, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग पैटर्न है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है शुरू में दल और पार्टी का जिक्र ही नहीं करता। दिलचस्प बात यह है, हमारे संविधान में तो बहुत संशोधनों के बाद जब खासकर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया और उसमें जो अमेंडमेंट आया, तब पार्टी की चर्चा है, वरना हमारे तो संविधान में पार्टी की चर्चा ही नहीं थी। चलिए श्याम जाजू जी एक छोटा जवाब दे प्लीज। निगेशन है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। श्याम जाजू जी, श्याम जाजू जी, यस, ऐसा है, एक टाइम नेहरू जी का जो ओहरा था, इंदिरा गांधी का जो ओहरा था, वो आज नरेंद्र मोदी जी का ओहरा बन चुका है। अब कांग्रेस के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नेताओं की चर्चा के बारे में इस प्रकार की बातें करना। नेहरू जी को आप कैसे कह रहे हैं? नेहरू जी तो बेकार आदमी थे, उन्होंने भारत को बर्बाद किया आपकी पार्टी के मुताबिक। उसको हराने के लिए तुरंत शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने, तो मोदी जी का ये ऑरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी की डूबती नैया को पार लगाएगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें नेता नहीं घोषित किया। राजीव त्यागी जी, लेकिन एक बात पूछ लिए अजय जी, ये नेहरू जी की तारीफ कर रहे हैं कि उनका औरा मान रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये सवाल राजीव त्यागी जी पूछे तो बेहतर होगा। राजीव त्यागी जी, आप कह रहे थे हम आपको मौका नहीं दे रहे, आइए, आप मौका पूरा आपके पास है। सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, कहां नेहरू जी और कहां मोदी जी चमकते हुए। श्याम जाजू जी ने 2-3 बातें कही जी, प्लीज। श्याम जाजू जी ने 2-3 बातें कही और आप लोगों ने भी चाणक्य का जिक्र किया, सब कुछ किया है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं।
श्याम जाजू जी, उत्तर प्रदेश में आपने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था, महाराष्ट्र में कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था, झारखंड में कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था, हरियाणा में कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था। ये पार्टियों की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं जिसके हिसाब से पार्टी अपना करती है। पार्टी चेहरा घोषित करने के लिए बाध्य नहीं, पहली बात। दूसरी बात, श्याम जाजू जी, मुद्दों पे चुनाव करिएगा। रोटी रोजगार के सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा मोदी जी के समय पे बहुत विकास हुआ, तो 2 आंकड़े मोदी सरकार के दे देता हूं। पहला तो यह कि औद्योगिक विकास दर जो 2017 में 7.4% हुआ करती थी, वो घट करके 4.4% पे 2018 में आ गई है। कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन जो 31.34% 2013-14 में हुआ करता था, वो आज घट करके 28.49% हो गया है, जिसका मतलब होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट देश में नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के मुतालिक मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपको अभी भी कहता हूं, मोदी जी को कहिए कि कोसना बंद करें। गिद्धों के कोसने से किसी की मृत्यु नहीं हुआ करती है। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कोसने की राजनीति से बाहर निकलिए। बात बताइए कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप अचीवमेंट्स पर डिबेट करिए। राजीव जी, आप खत्म करें बात, फिर मेरा एक सवाल है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेप के मुकदमे हैं, 4 साल से लगातार एनसीआर। राजीव जी, अगर स्थिति इतनी खराब है, इतनी बुरी है, तो फिर तो आपको थंपिंग मेजॉरिटी से आना चाहिए, क्योंकि 15 सालों से वहां काबिज है शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे भी 5 साल से। एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए ना केंद्र और स्टेट के लिए। पिनाज जी 50-50 है, इतनी क्लोज फाइट नजर नहीं आनी चाहिए एग्जिट पोल्स में। एक चीज मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं। हाँ, पिनाज जी, एक चीज आपके चैनल पे मैं कह के जा रहा हूं, 3 राज्यों के विषय में बहुत स्पष्ट कह के जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 130 सीट जीतेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 130 से लेकर के प्लस और हो सकती है 10 सीट, 15 सीट हो सकती हैं। और छत्तीसगढ़ में 48 से 50 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यदि मैं गलत साबित होता हूं तो हाथ मिलाकर के अजय जी आपसे कहूंगा कि मैं गलत साबित हुआ। यदि आपका सर्वे गलत साबित हो तो हाथ मिला के आप कह दीजिए कि आप गलत साबित हुए। हम लोग मित्र हैं तो इतना तो कम से कम बनता ही है। चलिए, बात जो बहुत ये बिल्कुल बात रही कि जो गलत होगा वो मानेगा, लेकिन आप मानेंगे हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे मुद्दा नहीं। राजीव त्यागी जी, इस बात को लेकर शर्तें याद रखिएगा। आप मानिएगा अगर कहीं पर दिक्कत हुई तो, और फिर हम पूछेंगे आपसे कि ये गलती किसकी है। ये गलती राहुल गांधी की है या फिर सिर्फ पार्टी की है? सुनिए, मैं आपको बताऊं, हम तीनों राज्यों, हाँ इस पर भी मैं जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए प्लीज। राजीव त्यागी वो प्रवक्ता है जो हमेशा ये कहता है कि जब हम चुनाव हारते थे तो निश्चित रूप से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी से लेकर के वार्ड के कार्यकर्ता तक की जिम्मेदारी है। मैं कभी ना तो ये कहता हूं कि सारा श्रेय राहुल गांधी जी को देना चाहिए हार का, चलिए सारा श्रेय जीत मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़कर अपनी बातों को सामने रखेगी। लेकिन आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। विनोद जी, आपसे यहां समझना चाहता हूं। विनोद जोशी जी, अगर तेलंगाना की हम बात करें, जो वहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि टीआरएस अपने आप में सत्ता बना सकती है और सत्ता में वापस आ भी सकती है। आखिरकार ये जादू कैसे चल सकता है, खास करके तब जबकि टीडीपी ने काफी मेहनत भी की है और कांग्रेस ने भी वहां अपना काफी दमखम रखा है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा में नहीं बोलना चाहिए कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है। तो क्या ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के हक में क्या होगा और क्या ये टीआरएस के हक में जाएगा? कम से कम प्रबोधन जी का सर्वे यही कहता है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे ज्यादा कोई सीटें नहीं जीत रही है जी, 5 या 7 सीटें जीत रही है। और टीआरएस वहां पे कई योजनाएं ऐसी लाई है वहां पे गरीब लोगों के लिए, जिसके कारण वापस सत्ता में आ रही है। जब टीआरएस के मुख्यमंत्री को जब कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपने राज्य फिर से चुनाव करने के लिए मैदान में उतरे। तो उनको कॉन्फिडेंस भी था और उन्होंने काम भी किया, इसलिए टीआरएस वहां पे जीतेगी। और कांग्रेस और जो गठबंधन कॉन्फिडेंस अपने आप में प्ले आउट करेगा क्या? नहीं, इतना काफी नहीं है। पहली बार वहां पे एक पूरा भरपूर स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। उससे पहले तक तो वो मतलब जी प्रदेश के जनक थे, इसलिए उनको वो मिला। तो 90 सीट से अगर वो 44-45 पे आ रहे हैं, जी हाँ, तकरीबन 53 से 57 हमारे एग्जिट पोल के आधार पर जी। लेकिन तो अब वहां पर असली लड़ाई हो रही है। वहां पे टीडीपी मतलब पुरानी स्थापित पार्टी है, कांग्रेस उस पूरे क्षेत्र में बहुत स्थापित तो बहुत पुरानी पार्टी है। तो ये दोनों पार्टियां साथ आई हैं, कुछ और उनके साथ छोटे भी है। तो अब असली टक्कर उनको मिल रही है राजनीतिक मुद्दों पर, और जो उन्होंने काम किया है टीआरएस ने उसके आधार पर। बिल्कुल उनका अभी भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है केसीआर की खूब। उन्होंने कई लोक लुभावन काम भी किए हैं, ये बात सही है, लोगों को लाभ पहुंचा है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है।